हेलो दोस्तों, मैं यो सर मोटिवेशनल स्पीकर एंड एजुकेटर। तो आज मैं क्लास 12 का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जीवों में जनन, जो सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम ही नहीं बल्कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। जैसा कि आप लोग को पता है कि अब बोर्ड एग्ज़ाम का ओनली 2 मंथ बचा है, तो ये वो समय है, धैर्य रखने का समय है, मेहनत और समर्पण का समय है। अगर आप इस सभी को एक साथ एग्जीक्यूट करते हैं तो आगे जा कर के आप बहुत ही ऊंचाइयों तक जाइएगा। हमेशा याद रखिए, बड़ा सपना को पाने के लिए छोटे छोटे कदम बहुत ज़रूरी होते हैं। तो चलिए शुरू करने से पहले आप लोग के लिए 2 मोटिवेशनल पंक्ति। जिस मेहनत से आप आज भाग रहे हो वही कल आपको सफलता दिलाएगी। जिस मेहनत से आप आज भाग रहे हो वही कल आपको सफलता दिलाएगी। झोंक दो खुद को इस धधकते आग में, यही आपको हीरा बनाएगी। तो इसीलिए दोस्तों, जान लगा दो या फिर जाने दो। चलिए शुरू करते हैं पहला चैप्टर। तो सबसे पहले इस चैप्टर का ओवरव्यू जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओवरव्यू कहने का मतलब है कि आपको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, पहले ये तो जानेंगे, उसके बाद ही तो पढ़ेंगे ना। तो चलिए देखते हैं। इसमें आपको सबसे पहले जीवन अवधि के बारे में जानना है। इसके बाद अलैंगिक जनन क्या होता है, लैंगिक जनन क्या होता है, युग्मक जनन, युग्मक स्थानांतरण, निषेचन, भ्रूणोद्भव, ये सब के बारे में एक एक करके हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। एकदम बेसिक से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, कोई एकदम टेंशन लेने की बात नहीं है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहला टॉपिक है वो है जीवन अवधि। इसको पहले समझते हैं क्या है। किसी जीव का जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का समय। अब इसमें 2 बातों को ध्यान में रखना है, एक है जन्म और दूसरा है प्राकृतिक मृत्यु। दोनों क्या होता है, तो अगर कोई एक व्यक्ति है वो अपने जन्म से लेकर के और वृद्धावस्था तक को अगर जी लेता है पूरा तो क्या हो गया, वो जीवन अवधि कहलाएगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को कह सकते हैं अचानक से दुर्घटना हो गया या किसी को चाकू मार दिया गया, तो ऐसा कुछ अगर होता है और पहले ही वो मर जाता है जितना उसको जीना चाहिए उससे पहले ही, तो वो उसका क्या हो जाएगा, जीवन अवधि नहीं कहलाएगा। जीवन अवधि कब होगा, जैसे अगर एक तोता का जीवन अवधि अगर देखा जाए तो वो कितना होता है, 140 वर्ष होता है। तो अगर वो 140 वर्ष जी जाता है तो क्या हो जाएगा, उसका वो जीवन अवधि है। अब जैसे देखते हैं बहुत सारे यहाँ पे आपके बुक में भी होंगे दिए हुए। जैसे देखिए हाथी का जीवन अवधि जो है वो लगभग 60 से 90 ईयर होता है। हाँ, एक और चीज़ कि हमेशा जो है पेन और पेपर की सहायता से बैठिए और जो भी यहाँ पे महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको आप लोग नोट भी करिएगा। जैसे हाथी का जीवन अवधि जो होता है 60 से 90 वर्ष होता है। एक गुलाब जो है उसका जो पौधा होता है वो 5 से 7 वर्षों तक क्या करता है, वो जीवित रह सकता है। उसके बाद फिर अगर आप उसके डंठल को काट करके अगर अलग लगाते हैं तो फिर एक नया पौधा हो जाएगा, तो फिर वो 5 से 7 वर्ष चलेगा। ऐसे ही कुत्ता का 20 से 30 वर्ष होता है। एक कह सकते हैं तितली जो है वो 1 से 2 वीक होता है। कौवा का अगर देखा जाए तो 15 वर्ष होता है। और केला का पौधा होगा, आपकी किताब में सभी का दिया होगा, सबको आप नोट कर लीजिएगा। केला का पौधा है तो उसमें 25 वर्ष होता है। क्रोकोडाइल जो है वो 60 वर्ष, क्रोकोडाइल जो है उसका जो जीवन अवधि होता है वो 60 वर्ष होता है। उसी प्रकार गाय का जो होता है 20 से 25 वर्ष होता है। तोता का 140 वर्ष। फ्रूट फ्लाई का जो होता है 30 डे का जीवन अवधि होता है। और इसी प्रकार 2-3 और दिया हुआ है। राइस प्लांट जो होता है वो 3 से 4 मंथ। उसी प्रकार कछुआ लगभग 1 से 200 वर्ष जी लेता है, 150 वर्ष जी लेता है। और बनियान ट्री जो है ये लगभग 200 से 300 वर्ष भी कहीं कहीं मिलेगा, लेकिन एनसीईआरटी में 200 से 500 वर्ष है, तो आप ये लिख सकते हैं। तो ये सभी का जीवन अवधि दिया हुआ है। लेकिन आपने एक चीज गौर किया होगा कि कौवा और तोता देखने में तो एक जैसा लगता है, क्या कौवा और तोता तो देखने में एक ही जैसा लगता है, लेकिन अभी हमने क्या बताया, कौवा जो है 15 वर्ष जीता है। हाँ, आपको भी बोलना है, थोड़ा ध्यान दीजिए। कौवा जो है वो कितना वर्ष जीता है, 15 वर्ष, जबकि तोता क्या जी लेता है, 140 वर्ष। अब बताइए, दोनों देखने में तो एक ही जैसा है, आकार भी वैसा है, तब दोनों में अंतर क्यों आ रहा है? तो याद रखिए कि कभी आकार के आधार पे जीवन अवधि नहीं। अब कोई एकदम मोटा सा आदमी और कोई पतला सा है, तो ऐसा नहीं है कि दोनों का जीवन अवधि सेम ही होगा, दोनों का अलग अलग हो सकता है। इसमें क्या होता है, कौवा क्या होता है, कभी मांस खा लेता है, जो कभी देखते होंगे धोइन रहता है, धोइनों को खा लेता है, जो कुछ कचरा उचरा जो मिला वही खा लेता है। लेकिन तोता क्या शाकाहारी है, एकदम उसको देखते हैं पिंजरा में रखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, आदमी की कुछ इमोशन भी होती है, उसी प्रकार जीवों का भी कुछ इमोशन होता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, पिंजरे से आज़ाद कर देना चाहिए। तो उसके खान पान के आधार पे भी क्या होता है, उसके उम्र में परिवर्तन हो जाता है।
तो सबसे पहले हम जान लेते हैं जनन का परिभाषा क्या होता है। तो जनन वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने ही जैसे संतति की क्या करते हैं, उत्पत्ति करते हैं। जैसे अगर कोई गाय है तो वो क्या करेगा, अपने ही जैसे संतति की उत्पत्ति करेगा। कोई मनुष्य है तो वो क्या करेगा, अपने ही जैसे संतति की उत्पत्ति करेगा। आप जो इतने सारे दुनिया में विविधताएं देखती है, आखिरकार क्या है, ये जनन के ही देन है, जिसके कारण आप देख पाते हैं बहुत सारे प्रजाति को। अब हम चलते हैं, आखिरकार जनन दो प्रकार के होते हैं, कहीं कहीं तीन भी मिलेगा, लेकिन अभी जो दो प्रमुख है उसके बारे में जानते हैं। एक होता है अलैंगिक जनन, एक होता है लैंगिक जनन। दोनों को आप समझते हैं क्या है। अलैंगिक जनन वह प्रजनन प्रक्रिया है जिसमें एक ही जीव नई संतान की उत्पत्ति कर लेते हैं। इसमें दो कह सकते हैं जीवों की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, एक लड़का का नाम ले लेते हैं पप्पू और एक लड़की का नाम ले लेते हैं पप्पी। अब क्या होता है, इसमें से कोई पप्पू या पप्पी ही मिलकर के क्या करेगी, अपने जैसे संतान की उत्पत्ति कर लेगी। मतलब एक ही इसमें क्या होना चाहिए, जनक इसमें रहे, वही काफी है। लैंगिक जनन में क्या होगा, इसमें जब तक पप्पू और पप्पी आपस में नहीं मिलेंगे, स्पर्म और अंडाणु को एक दूसरे से शेयर नहीं करेंगे, तब तक क्या होगा, ये लैंगिक जनन नहीं हो पाएगा। तो याद रखिए, लैंगिक जनन में दो युग्मक बहुत जरूरत होते हैं, जबकि अलैंगिक जनन में बस एक से ही काम चल जाता है। अब देखिए, लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट कर लेते हैं। जनन की वह प्रक्रिया जिसमें एकल जीव भाग लेते हैं। अभी तो मैंने बतलाया कि कोई पप्पू ही भाग लेगा, नहीं तो पप्पी ही भाग लेगी। तो इसमें क्या है, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें एकल जीव भाग लेते हैं। उसी पर इसका उल्टा हो जाएगा, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें दो जीव भाग लेते हैं। स्पष्ट है। दूसरा अंतर देखिए, इसमें युग्मक का संलयन नहीं होता है, और जबकि इसमें क्या होता है, नर और मादा युग्मक संलयित होते हैं। इसमें क्या है, नर और मादा का मिलना नहीं होता है, कोई एक ही कर लेता है, जबकि इसमें नर और मादा मिलते हैं। अगला देखिए, इस जनन में संतति आकार की और आंतरिक रूप से अपने जनक के समान होते हैं। यानी कहने का मतलब है कि इसमें क्या होंगे, जनक जो होंगे जैसा फोटोकॉपी तैयार होगा। जैसे आप फोटोकॉपी निकलवाने के लिए जाते होंगे तो जैसा देते हैं वैसा ही निकाल के दे देता है। तो उसी प्रकार इसमें जो संतति होगा वो कैसा होगा, जैसा माता पिता है वैसा ही सेम होगा। जबकि इसमें क्या होगा, थोड़ा सा भिन्न होगा, प्रजाति वही होगा, लेकिन क्या होगा, चेहरा से वो क्या होगा, थोड़ा सा चेंजिंग उसमें आ सकता है। अब अगला देखिए, अलैंगिक जनन में पादप बिना बीजों के नए पादप उत्पन्न कर सकते हैं, जबकि लैंगिक जनन में नए पादप बीजों से प्राप्त होते हैं। तो ये अंतर स्पष्ट हो गया। अगर कभी आपको अलैंगिक और लैंगिक जनन में अगर अंतर पूछा जाए तो आप इतना बता सकते हैं। अभी हमने बतलाया कि अलैंगिक जनन में एक ही युग्मक क्या करते हैं, जनन कर लेते हैं। आखिरकार ये कैसे संभव हो पाता है, इसको देखते हैं। तो आप याद रखिए कि अलैंगिक जनन के अगर प्रकार देखा जाए तो ये लगभग कुछ प्रकार हैं। जैसे देखिए, विखंडन होता है, मुकुलन होता है, पुंडुत भवन, बीजाणु द्वारा खंडन और कायिक प्रबंधन। और यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, तो यहाँ पे गौर करिएगा। देखिए, विखंडन सबसे पहले जानते हैं तो विखंडन दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है द्विखंडन और दूसरा होता है बहुखंडन। अब देखिए, अगर हम पहले विखंडन के बारे में अगर जाने तो विखंडन का मतलब होता है किसी चीज का टूटकर या बटकर के क्या हो जाना, छोटे छोटे हिस्सों में बदल जाना। यानी कोई चीज है वो विखंडित हो गया, टूट करके छोटा छोटा टुकड़ा बन गया, तो उसे क्या बोल लेते हैं, विखंडन। अब इसमें दो प्रकार का होता है, एक क्या होता है द्विखंडन और एक क्या होता है बहुखंडन। द्विखंडन में क्या होगा कि दो भागों में विभाजित होगा। अगर कोई चीज है तो वो क्या हो जाएगा, दो भाग में ही उसका बनेगा। जबकि बहुखंडन है तो इसमें क्या हो जाएगा, बताओ, इसका उल्टा हो जाएगा। बहु का मतलब बहुत सारा, खंडन का मतलब खंड या टुकड़ा, तो बहुत सारा क्या हो जाएगा, इसमें टुकड़ा होगा। अब जैसे देखिए द्विखंडन, अब ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए द्विखंडन का उदाहरण कौन सा है, तो आपको अभी नोट कर लेना है कि अमीबा और पैरामीशियम में क्या होता है, द्विखंडन होता है। जबकि बहुखंडन क्या होता है, प्लाज्मोडियम, स्पाइरोगाइरा, सवाल, ये सब में क्या होता है, बहुखंडन होता है। आगे फिर देखते हैं, किसी कोशिका का दो भागों में विभाजित होकर दो नई कोशिकाओं का निर्माण करना ही क्या कहलाता है, द्विखंडन। अगर आपसे द्विखंडन का परिभाषा पूछा जाए तो आप क्या लिखिएगा, किसी कोशिका का दो भागों में टूट करके अलग हो जाना क्या कहलाता है, द्विखंडन। जब कोई कोशिका अनेक संतति कोशिकाओं को उत्पन्न करती है तब इस प्रक्रिया को क्या करते हैं, बहुखंडन कहते हैं। जैसे अगर कोई जीव है वो क्या होगा, बहुत सारे टुकड़ों में बदल गया तो बहुखंडन कहलाएगा। अब हम आ जाते हैं, जैसे इस फिगर के द्वारा आप देख सकते हैं, अमीबा जो है पहले कुछ ऐसा शेप है, इसका धीरे धीरे इसमें चेंजिंग आना शुरू हुआ, उसका जो कोशिका है वो टूटना शुरू होता है और लास्ट में जाकर के ये दो भागों में बढ़ जाता है। आप लोग का थोड़ा सा लग रहा है ध्यान कहीं अलग है, तो याद रखिए सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से दोस्तों कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब हम जैसे यहाँ पे देख लिया है उसी प्रकार आप देखिए मुकुलन। मुकुलन क्या है,
बहुत ही महत्वपूर्ण, हाइड्रा और ईस्ट इसका उदाहरण है। अब जैसे इसमें एक वर्ड आएगा मुकुल। मुकुल क्या होता है, तो जैसे आपको ये हाइड्रा दिख रहा है, तो इस हाइड्रा में देखिए कि एक ऐसा कुछ दिख रहा है आपको, फिर ये धीरे धीरे जब डेवलप होता है तो इसमें कुछ मुकुल निकल जाता है, बर्ड निकल जाता है, छोटा सा टुकड़ा, और ये देखिए थोड़ा सा और बड़ा हो गया, और एक समय ऐसा आएगा कि ये बड़ा होकर के क्या हो गया, टूट गया। अब ये दो भाग में बदल गया। अब ये जब दो भागों में बदलेगा तो ये फिर दो अलग अलग कह सकते हैं मुकुलन द्वारा दो अलग हाइड्रा बन जाएगा। फिर ये आगे जाकर के वृद्धि करेगा, ये फिर 2 से 4 हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया। तो इसको देखिए, किसी जीव के शरीर की बाहरी सतह की कोशिकाओं में समसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा एक क्या होता है, उभार आ जाता है, और उभार आने से क्या हो जाता है, जिसे अब मुकुल कहते हैं। इसमें से जो आपको फिगर दिख रहा है, तो ये जो निकला हुआ है उसको क्या बोलते हैं, मुकुल बोलते हैं, बर्ड बोलते हैं। अब देखिए, मुकुल निर्माण द्वारा अलैंगिक जनन की विधि मुकुलन कहलाती है। मुकुल विकसित होकर के पूर्ण जीव बनता है, जैसे ईस्ट और हाइड्रा। यानी यही बात हो गया कि हाइड्रा जो है, जब उसका जो मुकुल निकलता है वो एक समय ऐसा आता है कि वृद्धि हो जाता है, और वृद्धि होने के बाद क्या हो जाता है, एक समय के बाद वो एक अलग हाइड्रा बन जाता है। अब हम अगला चलते हैं, पुंडुद्भवन। इसका अगर उदाहरण देखा जाए तो ये इसका उदाहरण हो जाएगा प्लेनेरिया। जीव का शरीर कई कारणों से टुकड़ों में टूट जाता है। कहने का मतलब है कि अगर कोई प्लेनेरिया है, जैसे ये फिगर दिख रहा है, तो ये टुकड़ा में खंडित हो जाएगा। जैसे इसका देखो 3 टुकड़ा बना, तो 3 टुकड़ा बना तो ये क्या हो गया, 3 जीव तैयार हो गया। फिर 3 से अगर उसका 3 टूट गया तो फिर जाकर के 3 और तैयार हो जाएगा। यानी जितना टुकड़ा बनेगा उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, जीव शरीर का निर्माण हो जाएगा। जैसे देखिए, जीव का शरीर कई कारणों से टुकड़ों में टूट जाता है, और कोशिका द्रव्य तथा केंद्र सहित इन टुकड़ों से नया जीव विकसित हो जाता है, और अलैंगिक जनन की यही विधि पुंडुद्भवन कहलाती है। स्पष्ट है? यानी कोई जीव है, अगर वो टुकड़ा में टूट जाता है तो उससे नया जीव बन जाता है। तो अगला जो अलैंगिक जनन की विधि आता है वो है बीजाणु द्वारा, या पूटी भवन कह सकते हैं। अभी मैंने बताया द्विखंडन किस में होता है, जल्दी बताइएगा, अमीबा में होता है। तो यहाँ भी अमीबा दिया हो तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें आपको याद रखना है, बीजाणु द्वारा भी अगर होता है तो इसमें भी अमीबा का उदाहरण याद रखना है। जैसे अमीबा जो होता है, कह सकते हैं कुछ परतों से घिरा होता है, 2-3 परतों से घिरा होता है, और इसके अंदर कुछ कह सकते हैं पूटी अवस्थित होते हैं। जब ये क्या होते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, तो एक समय के बाद ये क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं, फूट करके निकल जाते हैं। जैसे अगर इसमें 5 है तो ये 5 क्या हो जाएगा, 5 अलग अलग, फिर क्या होगा, अलग अलग अमीबा अपना बना लेगा। मतलब समझ रहे हैं, बीजाणु द्वारा हुआ, यानी छोटे छोटे बीजाणु थे, ये क्या हो गए, एक समय आने के बाद, परिपक्व होने के बाद ये फूट गए, और इसके बाद क्या हो गया, ये अलग अलग अपना जीवों का निर्माण कर लिए, शरीर का निर्माण कर लिए। तो ये हो गया आपका बीजाणु द्वारा। अब अगला चलते हैं खंडन, यानी फ्रेगमेंटेशन। इसको देखिए, स्पाइरोगाइरा इसका उदाहरण होता है, यानी खंडन। जैसा भी मैंने आपको बतलाया था पुंडुद्भवन, वैसा ही कुछ सेम ही है। इसमें क्या होता है, खंडन में अलैंगिक जनन की एक प्रक्रिया है जिसमें जीव का शरीर टुकड़ों में बढ़ जाता है और प्रत्येक टुकड़ा एक नया जीव बनाता है। लगभग सेम ही है, लेकिन उदाहरण अलग अलग है। बताइएगा कि जो अभी हम पढ़े हैं इससे पहले पुंडुद्भवन, उसका उदाहरण क्या था, प्लेनेरिया था, जबकि इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, स्पाइरोगाइरा। इसमें भी क्या होता है, खंडन होता है, और जिसके कारण ये अलग अलग जीव शरीर का निर्माण हो जाता है। इतना स्पष्ट है? आगे बढ़िए। अब अगला चलते हैं कायिक प्रवर्धन में। इसमें क्या होता है, जैसे हम उदाहरण याद लेते हैं, आलू और अदरक है। इसमें क्या होगा, किसी के पत्ती के द्वारा कह सकते हैं, जड़, तना या फिर पत्ती के द्वारा क्या होता है, कायिक प्रवर्धन होता है। जैसे गुलाब का पौधा होता है, उसको अगर आप काट करके अलग रोप दीजिएगा तो अलग पौधा हो जाएगा ना। जैसे आलू है, आलू के क्या करते हैं, आलू का एक आंख भी होता है ना, तो उसको अगर आप काटते हैं, क्या अनीश कुमार, आंख होता है ना आलू का, उसको क्या करते हैं, आंख को काट देता है कि पूरा रोपता है, पूरा रोपता है, पहले काटेगा ना, हाँ, आंख को छोड़ करके बाकी बात को क्या कर लिया जाता है, काट लिया जाता है। जब उसको रोप दिया जाता है तो उससे क्या हो जाता है, जल्दी बताओ, उससे क्या होगा, नया आलू बन जाएगा। तो वो किसके द्वारा संभव हो पाता है, कायिक प्रवर्धन के द्वारा संभव हो पाता है। यानी उसकी जड़, तना, पत्ती के द्वारा वो क्या होता है, आगे कायिक प्रवर्धन द्वारा वो डेवलप कर जाता है। देखिए, वह अलैंगिक जनन जिसमें नया पौधा किसी पौधे के कायिक भागों से, जैसे जड़ हुआ, तना, पत्ती आदि से उत्पन्न होता है, कायिक प्रवर्धन कहलाता है। उदाहरण के लिए आलू के कंद की कलियां द्वारा अथवा अदरक के प्रकंद की कलियां द्वारा नए पौधे का जन्म होता है। अब हम चलते हैं बीजाणु। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है चल बीजाणु और एक होता है अचल बीजाणु। चल बीजाणु का याद नाम रखिए, क्लेमाइडोमोनास, और जबकि अचल में होता है कोनिडिया या पेनिसिलियम।
अब देखिए चल बीजाणु जो होता है वो नाम से ही पता चल रहा है। चल का मतलब क्या होता है, जल्दी बताइए। चल का मतलब चलने वाला, जबकि अ का मतलब होता है नहीं है, चल का मतलब चलने वाला, नहीं चलने वाला। तो ये क्या, इसमें देखिए दो मुछ दिख रहा है ना, तो ये चलने वाला है। क्लेमाइडोमोनास जो होता है थोड़ा बहुत क्या कर लेता है, चल लेता है बीजाणु जो है, जबकि ये दिख रहा है कोनिडिया पेनिसिलियम, ये क्या अचल बीजाणु है जो नहीं चल सकता है। तो अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण है ये बंगाल का आतंक। आपने जलकुंभी का नाम तो सुना ही होगा, महाविपत्ति इसे भी बोला गया था एक समय में। जब क्या हुआ था, बंगाल का आतंक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि बंगाल के लोगों ने क्या करना शुरू किया था कि यहाँ पे इन्होंने देखा कि बहुत सुंदर इसमें फूल होता है ना फूल, देखने में बहुत सुंदर लगता है। लेकिन जब क्या हुआ, इन्होंने क्या किया कि नदी के किनारे इसको लगाना शुरू कर दिया। जब नदी के किनारे चारों तरफ लगाना शुरू कर दिया तो ये इतना तेज गति से बढ़ने लगा। पहले तो इसे सुंदरता के लिए लगाया गया था, लेकिन ये क्या हुआ, दिन दुगुना रात चौगुना करके वो बढ़ना शुरू हो गया। अब क्या हो गया कि अब तुम ही बताओ कि अगर नीचे में मछली है, जल के अंदर में मछली तैर रही है और ऊपर से जलकुंभी पूरा भर जाएगा, तो क्या मछली को श्वास लेने के लिए हवा मिल पाएगा? क्या नहीं मिल पाएगा। यानी जो भी जल उसके अंदर, जितने भी जलीय जीव थे सब नष्ट होते चले गए। इसीलिए इसे बंगाल का आतंक बोला गया था। याद रहेगा, कभी भी अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा जलकुंभी। अब हम लोग जीवन चक्र की 3 जो प्रवस्थाएं हैं उसको जान लेते हैं क्या होता है। पहला किशोरावस्था होता है, इसे कायिक अवस्था भी बोला जाता है। अगला होता है प्रजनन अवस्था, एक होता है जीर्णावस्था। तो किशोरावस्था क्या होता है, तो जन्म से लेकर प्रजनन काल से पहले तक का समय, यानी कहे तो जब तक प्रजनन अवस्था नहीं आ जाता है तब तक का समय क्या हो जाएगा, किशोरा अवस्था होगा। प्रजनन अवस्था क्या होता है, प्रजनन की क्षमता विकसित हो जाना, यानी एक ऐसा समय आ जाएगा जैसे मनुष्य में लेते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा कि प्रजनन का अवस्था आ जाएगा, यानी वो प्रजनन करने के लिए सक्षम होता है। और एक और अवस्था होता है जीर्णावस्था, यानी शक्ति छीनहीन हो जाना, वो सही से अपना शरीर का कार्य नहीं कर पाता है कि वो अपना दैनिक कार्य भी नहीं कर पाता है जीर्णावस्था में। तो 3 अवस्था पता चल गया। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रजनन अवस्था के बाद कौन सा अवस्था आता है, तो क्या बोलिएगा, जीर्णावस्था आता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि प्रजनन अवस्था से पहले की अवस्था को क्या बोला जाता है तो क्या बोलिए, किशोरावस्था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर पादप में प्रजनन अवस्था देखा जाए तो ये 2 प्रकार के होते हैं और महत्वपूर्ण भी है। एक होता है मोनोकार्पिक, एक होता है पॉलीकार्पिक। मोनो का मतलब ही होता है एक, ऐसे पौधे जो अपने जीवन काल में केवल एक बार ही पुष्प देते हैं, जैसे धान, गेहूं, बांस, ये सब क्या है, जैसे आप धान है तो एक बार उसको रोप दिए, जब वो क्या होता है परिपक्व हो जाता है तो उसको काट लिया जाता है, तो कितना बार फल दिया, एक ही बार दिया ना। बांस में भी आप देखिएगा, आपको मैं फिगर दिखाता हूँ थोड़ा जूम करके, इसमें देखिए बांस में क्या होता है, ऐसा जो आपको दिख रहा है ये बस एक ही बार आता है। ये भी क्या है, जब परिपक्व हो जाएगा तो ये इसमें क्या हो जाएगा, एक ही बार ये फल दे पाएगा। अब हम अगला चलते हैं पॉलीकार्पिक। पॉली का मतलब ही होता है बहुत सारा, ऐसे पौधे जो अपने जीवन काल में बार बार कह सकते हैं फल देते हैं या पुष्प देते हैं। जैसे अभी देख सकते हैं इसमें ये आम का पौधा है, उसी प्रकार से सेब का है। इस सब में क्या होगा, एक सीजन आने के बाद क्या हो जाएगा, इसमें फल आना शुरू हो जाएगा। जैसे अब देखिए थोड़ा देर में ये रिफ्रेश होकर के आ जाएगा इसमें फल। देखो प्यारे साथियों, पढ़ लो, ये मौका फिर दोबारा नहीं मिलेगा। ये सौभाग्य की बात है कि ये आपको इतना पवित्र चीज आपको दिया गया है करने के लिए। अब पढ़ाई के साथ साथ आप लोग को रिफ्रेश भी करते रहूँगा। जैसे क्या होता है कि आप कभी कभी रूटीन बनाते हैं, याद रखिए ये जो रूटीन बनाने का काम होता है, जैसे अगर एक मछली अगर रूटीन के अनुसार से अगर तैरना शुरू करेगी तो क्या हो, एक समय के बाद वो मर जाएगी। रूटीन आप उस चीज़ का बनाइए जो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, ना कि जो आपका मेन चीज़ है उसका रूटीन बनाइए, नहीं तो आप बंद जाइएगा, फिर आप कुछ अच्छा नहीं कर पाइएगा। एक दिन करिएगा, उसके बाद फिर वैसे ही छोड़ दीजिएगा, तो फिर बाद में क्या करिएगा, मोबाइल पे जो है कभी एकदम सर्च करके रील ही सर्च करते जा रहे हैं, 2 प्यारी प्यारी आँखियाँ कर रहे हैं, कभी जो है एकदम कमर लचका रहे हैं, यही सब बच जाएगा जीवन में और आगे कुछ नहीं कर पाइएगा। इसीलिए ध्यान दीजिए और पढ़ाई पे जितना ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अब 2 मंथ बचा है, इस 2 मंथ को आप अच्छे से बदल लीजिए तो आपका ज़िंदगी बदल जाएगा। जैसे अभी हमने पादपों में प्रजनन अवस्था देखा, उसी प्रकार जीवों में भी प्रजनन अवस्था होता है और ये 2 प्रकार का, एक होता है मध्य चक्र, एक होता है रज चक्र। पहले मध्य चक्र के बारे में जान लेते हैं, इसको एस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, जबकि रज चक्र को मेंस्ट्रुअल साइकिल बोला जाता है। मध्य चक्र में मासिक स्राव नहीं होता है, मध्य चक्र में लैंगिक संसर्ग केवल मध्य यानी गर्मी की अवधि में ही होता है।
और यह वह प्रक्रिया जिसके द्वारा महिला शरीर, अब देखिए दोनों में जो लिखा हुआ है पहले हम बता देते हैं, उसके बाद फिर समझिएगा। रज चक्र का मतलब क्या होता है कि इसमें क्या होगा कि महिला का शरीर प्रत्येक महीने जो है गर्भ धारण के लिए तैयार होती है, यानी 28 दिनों पे आवर्त चक्र होता है जिसके द्वारा गर्भ धारण की संभावना अधिक हो जाती है। लेकिन मध्य चक्र में ऐसा नहीं होता, मासिक नहीं होता, एक कह सकते हैं खास समय में ही ऐसा होता है जिसे हीट पीरियड भी बोला जाता है, और ये गर्मी के अवधि में ज़्यादातर मध्य चक्र देखने को मिलता है। लेकिन रज चक्र क्या होता है, महीने में वो एक बार होता है। अब देखिए मध्य चक्र गाय, भेड़, चूहा, हिरन, कुत्ता, बाघ, बिल्ली, ये समय क्या होता है मध्य चक्र, एक सीजनली उसमें क्या हो जाएगा चक्र चलता है। जबकि रज चक्र क्या होता है, कपी, बंदर, मनुष्य जो भी है उसमें क्या होता है, हर एक महीने उसमें गर्भ धारण की संभावना होती है, और वो 12 महीने शिशु को जन्म देने की क्षमता रखती है, जो भी जिसमें मध्य चक्र होता है। ये आप जो दिख रहे हैं दो कपल्स, ये कह सकते हैं कपी है। अब हम जान लेते हैं लैंगिक जनन की घटनाएं। इसमें 3 प्रकार की होते हैं। पहला होता है निषेचन पूर्व प्रवस्था, एक होता है निषेचन, और एक होता है निषेचन पश्च प्रवस्था। निषेचन पूर्व प्रवस्था का मतलब हो गया, निषेचन से पूर्व का मतलब पहले, तो यानी इसमें क्या होगा, युग्मक जनन होगा, युग्मक स्थानांतरण। इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें 2 युग्मक जो होंगे, जैसे नर वाला है और मादा वाला, ये दोनों क्या होंगे, तैयार होंगे सबसे पहले, और इसके बाद क्या करेंगे, ये स्थानांतरण करेंगे, यानी मिलने का काम करेंगे दोनों। और इसके बाद क्या होगा, जब मिल जाएंगे तो नर और मादा मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, निषेचन हो जाएगा। और जब निषेचन हो जाएगा तो निषेचन पश्च प्रवस्था का मतलब हो गया निषेचन के बाद। बताइए निषेचन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, युग्मनज मिल जाएंगे और एक क्या होगा, भ्रूण का निर्माण हो जाएगा, और यही भ्रूण आगे जाकर के एक संतति का रूप ले लेगा। तो अब देखते हैं निषेचन पूर्व प्रवस्था में देखिए जीव के शरीर में कोशिका विभाजन के परिणाम स्वरूप युग्मक का निर्माण होता है, और ये 2 प्रकार के होते हैं। एक का क्या नाम है सम युग्मकी, और दूसरा का क्या नाम है विषम युग्मकी। अब देखिए सम युग्मकी कहने का मतलब होता है समान, और युग्मक का मतलब होता है कह सकते हैं कपल कह सकते हैं, तो दोनों समान ही होंगे। जैसे यहाँ पे एक सवाल है कैलेडोफोरा, इसमें क्या होता है दोनों, यानी अगर पप्पी और पप्पू है तो दोनों क्या है, दोनों समान है। इसमें देख रहे हैं ना, दोनों का टीकी भी निकलल है, और दोनों एक जैसा देखने में भी लग रहा है। और इधर देखिए दूसरा ले लेते हैं अंडाणु और शुक्राणु, ये भी तो 2 युग्मक है, इसे हम बोलेंगे विषम युग्मकी। यानी क्या होता है, इसमें शुक्राणु इतना छोटा होता है, जबकि अंडाणु क्या होता है थोड़ा सा बड़ा होता है, गोल होता है। दोनों का आकार भी क्या है, अलग अलग है, और दोनों देखने में क्या होता है, अलग अलग है। अब देखिए जीवों में अगर लैंगिकता देखा जाए तो ये 2 प्रकार के, एक लिंगी और द्विलिंगी, यानी विषम लैंगिक और समलैंगिक। तो अब हम एक लिंगी के बारे में समझते हैं। एक लिंगी क्या होता है, एक लिंगी उन जीवों को कहते हैं जिनमें एक ही प्रकार का जनन अंग पाया जाता है, यानी कहे तो इसमें या तो नर वाला होगा या फिर मादा वाला होगा। जबकि अगर द्विलिंगी में देखा जाए तो दोनों साथ में ही होगा, एक ही जीव में क्या होगा, नर वाला भी होगा और साथ में क्या हो जाएगा, मादा वाला भी होगा, जैसे केचुआ में देख सकते हैं। अब देखिए युग्मक स्थानांतरण में एक पौधा है, एक है जीव जंतु। पौधा में क्या होता है, परागन होता है, यानी जब नर और मादा को मिलाना होता है तो उसमें परागन का क्रिया होता है। लेकिन जीव जंतु में क्या होता है, मैथुन का क्रिया होता है, जिसके द्वारा वो क्या होता है, नर और मादा यानी स्पर्म और अंडाणु क्या होते हैं, साथ में मिलते हैं। परागन क्या होता है, वायु, जल, कीट, पक्षी के द्वारा। आगे आप अगला जो चैप्टर पढ़ेंगे पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, तो उसमें आपको ये बताया जाएगा कि कैसे जो है नर और मादा आपस में मिलते हैं पौधे में, वायु के द्वारा, जल के द्वारा, कीट के द्वारा, पक्षी के द्वारा। जबकि मैथुन क्रिया में क्या होता है, नर और मादा आपस में मिलते हैं। निषेचन पूर्व प्रवस्था देख लिया। अब इसके बाद देखिए निषेचन क्या होता है। नर तथा मादा युग्मक के संयोजन को क्या बोलते हैं, निषेचन। अगर आपसे निषेचन का परिभाषा पूछा जाए तो नर तथा मादा युग्मकों के संयोजन को क्या बोला जाता है, निषेचन बोला जाता है। इसके परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज का मतलब क्या हो गया, यानी नर और मादा दोनों आपस में जब मिल जाते हैं तो एक तो रिजल्ट मिलेगा, वही रिजल्ट क्या है, युग्मनज है। अब देखिए एक होता है निषेचन बाहरी निषेचन होता है, जबकि एक निषेचन होता है आंतरिक निषेचन होता है। दोनों के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण है, समझना जरूरी है। इसको थोड़ा सा इसको जूम करते हैं, आपको दिखेगा फिर। जैसे बाहरी निषेचन क्या होता है, तो इसमें देख सकते हैं जैसे 2 मेढक है तो एक मेढक का क्या होगा, स्पर्म जो है वो तैरते हुए, जैसे जल में कोई मेढक जो है वो अपना स्पर्म छोड़ दिया। इसके बाद क्या होगा, मादा का जो कह सकते हैं अंडाणु होगा वो कभी संयोग से क्या हो जाए, स्पर्म के साथ मिल जाए तो क्या हो जाएगा, निषेचित हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं
इसमें क्या है, स्पर्म जो है वो छोड़ा गया है, वो कहीं पे जा करके मिल जाएगा तो क्या हो गया, निषेचन हो गया, यानी बाहर से हुआ है, ऐसा नहीं कि आंतरिक रूप से हुआ है। अब देखिए, जबकि आंतरिक निषेचन में क्या होता है, मैथुन क्रिया करवाया जाता है और उसके बाद क्या होता है, उसमें निषेचन का क्रिया होता है और उसमें अंडाणु और शुक्राणु दोनों मिलते हैं, तो ये आंतरिक निषेचन हो गया। तो निषेचन कितना प्रकार का, 2 प्रकार का। एक और निषेचन होता है अनिषेक जनन जिसे बोला जाता है। इसमें देखिए क्या होता है, बिना निषेचन के ही कह सकते हैं बच्चा पैदा हो जाता है। कि अनिषेक जनन में क्या होता है, जैसे मधुमक्खी के बारे में ड्रोन जो होता है, इसमें अनिषेक जनन होता है, इसमें नर और मादा कह सकते हैं भाग नहीं लेते हैं, फिर भी इसमें क्या हो जाता है, जनन हो जाता है बिना निषेचन के। अब अगला चलते हैं निषेचन पश्च प्रवस्था, यानी निषेचन के बाद क्या होता है बताइए, जब निषेचन हो जाएगा तो युग्मनज बनेगा ना, नर और मादा मिलता है तो क्या बनता है, युग्मनज बनता है। और देखिए भ्रूणोद्भव, यानी भ्रूण के निर्माण की क्रिया स्टार्ट हो जाएगी। जब नर और मादा का जो स्पर्म और अंडाणु मिल जाता है तो उसके बाद क्या हो जाएगा, भ्रूणोद्भव, भ्रूण का उद्भव हो जाएगा, यानी भ्रूण का विकास होना शुरू हो जाएगा। और एक समय ऐसा हो जाएगा जब भ्रूण विकसित हो जाएगा तो इसे कोशिका विभाजन या कोशिका विभेदीकरण बोलते हैं। कोशिका विभाजन में क्या होता है, जैसे एक युग्मनज है तो अब युग्मनज आगे जाकर के डेवलप करके एक संतति उत्पन्न करेगी, जबकि कोशिका द्वारा जब कोशिका विभेदीकरण होता है तो इसमें उत्तक क्या करते हैं, अंग, अंग से अंगतंत्र और अंगतंत्र से एक शरीर का निर्माण हो जाता है। अब एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, कुछ ऐसे भी होते हैं जो अंडे देते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो बच्चे देते हैं। तो याद रखिए, जो अंडे के द्वारा नई संतति का निर्माण करते हैं उसे अंडप्रजक बोला जाता है। कभी कभी इसका इंग्लिश भी देखने को मिलेगा, ओविपेरस, जबकि सजीव प्रजक में विविपेरस इसे इंग्लिश में बोला जाता है। शरीर के अंदर नए शिशु का जब निर्माण होता है तो इसे क्या बोला जाता है, सजीव प्रजक बोला जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, इधर वाला जितना भी है वो है ओविपेरस, यानी जितना भी आपको जीव जंतु दिख रहे हैं वो, और जबकि इसमें कुछ जानवर हो गए, मनुष्य हो गए, ये सब क्या है, सजीव प्रजक है, यानी शिशु उत्पन्न करने। जैसे 1-2 क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि बताइए सांप जो है वो क्या है, तो याद रखिएगा ये अंड प्रजक है, अंडा देता है, जबकि गाय, बकरी ये सब क्या हो गए, सजीव प्रजक हो गए। तो दोस्तों फाइनली ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आशा करता हूँ कि ये चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा तो इसे साथियों के साथ भी जरूर शेयर करें, ताकि ये वीडियो देख करके कुछ लाभ प्राप्त कर सके। और जाते जाते मैं आप लोग से कुछ गुरुदक्षिणा मांग रहा हूँ। ये गुरुदक्षिणा ये है कि आपको जाते जाते लाइक और साथ में सब्सक्राइब चैनल को करते जाइएगा और साथ में शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि अगला वीडियो तभी आएगा वन शॉट का जब 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे। जैसा कि हम लोगों ने स्टूडेंट से बात किया था, तो जिसमें 1000 सब्सक्राइबर पूरने के बाद फिर अगला वीडियो, फिर उसके बाद कंटिन्यूअस आने लगेगा वन शॉट, यानी 16 चैप्टर है, 16 चैप्टर उसके बाद डाल दिया जाएगा। तो इसके लिए पहले आप लोग को थोड़ा वेट करना होगा 1000 सब्सक्राइबर होने तक, इसके बाद अगला वीडियो डाला जाएगा। जितना जल्दी आप योसर चैनल को 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाते हैं, उतना जल्दी अगला जो वीडियो होगा वो रिप्रेजेंट किया जाएगा आप लोगों को जल्द से जल्द। तो जाते जाते आप लोग के लिए 2 मोटिवेशनल पंक्तियां। सपना एक देखोगे मुश्किल 1000 आएगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में जल्द ही मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।